Goods Act Day number 3. फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं. प्लीज टेल मी सेल की डेफिनेशन. सेक्शन नंबर 4. व्हाट इज अ सेल? बहुत आनंद आया. तो सेल इज अ where by a seller transfers or property in to the buyer for a price. धन्यवाद. तो ये आप सब पढ़ चुके हैं. उसके बाद हम लोग डिफरेंसेस पढ़ रहे थे. तो मुझको बताइएगा जरा कि सेक्शन नंबर 5 जब डील करता है इस बात से कि सेल जो है वो कैसे होती है, तो उसमें एक ऐसा चीज़ है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए दोनों पार्टीज़ के बीच में और प्राइस डिसाइड हो जाए और गुड्स तैयार हो जाएं कि ये हैं, भले ही आप उठा के लेके जाओ या ना ले जाओ, सेल इज़ डन. एंड जैसे ही सेल कंप्लीट होती है तो ओनरशिप इज़ ट्रांसफर्ड. भले ही सामान उठा के व्यक्ति नहीं ले गया, भले ही अभी पैसे नहीं दे गया, बट सेल इज़ कंप्लीट. और सेल कंप्लीट होने के बाद सेलर को अगर पैसे प्राप्त नहीं हुए तो वो सामने वाले के घर से गुड्स छीन के नहीं ला सकता. वो बस ये कर सकता है कि वो प्राइस के लिए स्यू कर सकता है. येस और नो एवरीवन? इसके बाद हमने पढ़ना स्टार्ट किया था डे नंबर 2 में कि डिफरेंसेस बिटवीन सेल एंड अदर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. तो डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अदर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. नाउ सेल और अदर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने पहला पढ़ लिया था हायर परचेज. मैं सीधे आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने डिफरेंसेस नोट कर लिए? सेल में और हायर परचेज में किस में ओनरशिप बाद में ट्रांसफ़र होती है? किस में बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना दोनों के लिए संभव है? अगर 5 इंस्टॉलमेंट में से 4 दे दी और 1 नहीं दे पाए तो क्या सेलर सामान उठा के ला सकता है? अगर वो सामान उठा के ले आया पैसे ना मिलने की स्थिति में, तो जितने पैसे अभी तक मिले हैं उसको क्या वापस करने पड़ेंगे? उसे क्या मान लेंगे? क्योंकि उसको किराया मान लेते हैं इसलिए इसका नाम भी यूनिक है, हायर परचेज. कि पहले उसे हायर किराए का अनुबंध माना जाएगा और बाद में उसको सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. ठीक है. अब से हायर परचेज का जो सेक्शन है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट या हायर परचेज एक्ट किस में? गुड. तो ये उसके मुख्य डिफरेंसेस हैं. फिर हमने पढ़ा था सेल एंड बेलमेंट. कृपया करके बताइए बेलमेंट और सेल में किस में ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती? बेलमेंट का सेक्शन क्या है? बेलमेंट कौन से एक्ट में कवर्ड है? और सेल का सेक्शन 4, सेक्शन नंबर 4. ठीक है. सो ये हमने पढ़ा था. क्या सेल में पैसों का एक्सचेंज होना, भले ही बाद में हो पहले हो, होना ज़रूरी है या नहीं? और बेलमेंट में ज़रूरी नहीं है. अगर बेलमेंट फ्री में है तो उसका नाम क्या है? अगर पैसों के बदले में है तो वेरी गुड. इसके बाद हमने पढ़ा था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो एक ही लाइन का है. मुझे एक शब्द आपसे सुनना है, उसमें मेन क्या होता है? वेरी गुड. अब आज हम पढ़ रहे हैं डे नंबर 3 पे हैं हम. जिसकी भी क्लास स्किप हुई है 2 दिन की क्लासेस अटेंड करें क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है. तो इसमें डे 1 से आपने पढ़ा हुआ है तो ही आपको आगे का बनता नहीं, तो आगे के टॉपिक्स के तर्क आपको समझ नहीं आते. सो आज ही हम पढ़ रहे हैं सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल. पेन नीचे रख दीजिए और पहले बात को समझने की कोशिश कीजिए. सेल और अग्रीमेंट टू सेल में अंतर क्या होता है? एवरीबडी सिट स्ट्रेट, पुट योर पेन डाउन. सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल. लिसन. हमको खरीदनी थी ब्लैक कलर की कार. हम हैं बायर, अपन सब है बायर. तुम हो सेलर, लास्ट बेंच कॉर्नर. हमें खरीदनी थी कार. हमारे सारे बच्चे सीए बन गए तो इन्होंने सोचा इमेजिन करना चाहिए. पॉजिटिव मोटिवेशन एंड इमेजिनेशन पावर विल मेक यू रीच दैट गोल वन डे. सो इन सब ने सोचा कि ब्लैक कलर की कार खरीदनी, पापा मम्मी को गिफ्ट करेंगे. जब हम तुम्हारे शोरूम पहुँचे तो वहाँ पर बहुत सारी कार्स थी, ब्लैक नहीं थी. तो वहाँ पे 2 कार्स थी, एक कुछ रेडिश शेड की, एक कुछ ब्लूइश शेड की. पर हमने तुमसे कहा कि हमें कार खरीदनी तो है पर ब्लैक. तो आम तौर पे कोई भी शोरूम वाला क्या कहेगा? उसका शोरूम में बोलने देना. क्या अगेन? अच्छा, तो टाइम लगेगा. तो कितना टाइम लग जाएगा? ठीक है.
तो मैं 2 हफ्ते बाद आपके साथ ये डील करूँगी, पर मैं आपको कार अगर 5 लाख की है तो आप मेरे लिए बुक कर लीजिए। बुकिंग अमाउंट कितना है? ठीक, तो हम तो 5 लाख कैश लाए थे, वही सब तुम CA बन ही गए हो, हाँ या ना? तो हम वापस ले गए, 5 लाख में से 1 लाख दे दिए, 5 वापस ले गए। बताओ सेल उस वक्त हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई है अभी, क्योंकि हमने एग्री किया है कि हम 2 हफ्ते बाद सेल करेंगे। जब तक गुड सामने नहीं है तब तक कभी सेल नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर? तो ये मात्र क्या हुआ है? अग्रीमेंट टू सेल। हम दोनों ने एडवांस देना इज अनदर थिंग, पैसों का लेन देन तो सेल में बहुत मैटर ही नहीं करता। हम दोनों ने तय किया है कि हम 2 हफ्ते बाद मिलेंगे और गाड़ी एक्सचेंज करेंगे। तो आज सिर्फ तय किया है, एक्चुअल काम 2 हफ्ते बाद होगा। तो दैट इज़ अग्रीमेंट टू सेल। तो बताइए ओनरशिप आज ट्रांसफ़र हुई है या 2 हफ्ते बाद? तो इस तरह का कोई भी बातचीत जिसमें भविष्य की डेट पे ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी या फिर कोई कार्य करने के बाद ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे अग्रीमेंट फॉर सेल। एग्रीमेंट टू सेल बोलो या एग्रीमेंट फॉर सेल बोलो, वो ग्रामर वाइज ठीक है। रिपीट व्हाट आई सेड। तो इसमें और सेल में मूल अंतर ओनरशिप के एंगल से क्या है? किसमें उसी वक्त हो जाती है? ठीक है, अब मैं तुम्हारे सामने एक और एग्जाम्पल रखती हूँ। तुम खड़ी हो जाओ, बैठ जाओ। तुम भी CA बन गई, तो तुमने सोचा कि मम्मी के लिए डायमंड की चूड़ियाँ खरीदेंगे। तुम पहुँची ज्वेलर के पास। ज्वेलर थे ये, खड़े हो जाओ भाई साहब। तो ये ज्वेलर थे, तुम इनके पास पहुँची और तुमने कहा कि डायमंड की चूड़ियाँ दिखा दीजिए। तो आपने डायमंड की चूड़ी इनको दिखा दी। अब तुमने देखा कि इसमें ये डायमंड जो है, डायमंड तो पूरा वाइट होता है, तो तुमने कहा इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा यार। तो आपने इनसे कहा कि आप इसमें रूबी, माणक सुना है ना सबने, आप इसमें रूबी लगा दीजिए। तो ऐसा कर दीजिए कि थोड़े से रूबी फिर डायमंड। तुमने पूरा डिस्क्राइब करा और इन्होंने हामी भरी कि हाँ हम ऐसा आपके लिए कर देंगे। तो मुझे इन्होंने पूछा कि टाइम, पूछिए कितने टाइम में कर देंगे? तो इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा। आप पहले जो चूड़ियाँ आपने देखी थी वो कैसी थी? प्लेन, पूरे डायमंड की। और अब आप जो ऑर्डर कर रही हैं वो क्या है? तो आपने कोई कंडीशन इसमें जोड़ दी है कि नहीं है? क्या कंडीशन जोड़ी है? ठीक है, तो अब मुझे बताइए, जिस दिन ये दोनों मिले 1 जनवरी को, सेल हुई है या एग्रीमेंट फॉर सेल? सेल कब होगी? 2 हफ्ते बाद। अब 2 हफ्ते बाद ये आई और इनके सामने ये चूड़ियाँ इन्होंने रखी। जब इनके सामने ये वाले नए स्टाइल की चूड़ी आई तो इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, मुझे नहीं चाहिए, और कैंसिल कर दिया। कैन शी डू दैट? ज्वेलर साहब आप बताइए। कम अगेन। तो वो आपका कोई मटेरियल तो लेके नहीं जा रही हैं, वो तो पूरा सामान छोड़ के जा रही हैं। शांति, सुन तो लो। हाँ, गुड, तुम्हारा तर्क सही है। तुम्हारा तर्क क्या है? एग्रीमेंट टू सेल है इसलिए कैंसिल कर सकते हैं। रियल लाइफ से मिक्स मत करना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट दोनों कहते हैं कि ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है, इसलिए शी कैन कैंसिल। एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स अभी सामने पूरे रेडी नहीं थे, सामने आने के बाद गुड्स इनके हिसाब से नहीं निकले, तो आप जो हैं कैंसिल कर सकती हैं। अब इन्होंने एक बात कही, एक काम करिए भैया, ये जो रूबी आपने लगाए ये मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, आप एक काम करिए डायमंड ही लगा दीजिए वापस। तो आपने कहा मैडम इसके 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, आपने रूबी लगवाया, अब आप रूबी हटवा रही हैं। मैं कर तो दूंगा पर मैं 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा। आपका क्या कहना है? आपको देना है कि नहीं? हर बार कस्टमर मना ही करेगा, तर्क के साथ जवाब दीजिए।
आपका क्या मानना है? आप तो सेलर हैं, आप क्या बोलेंगे? अच्छी बात है मेरे लिए। सो अगेन हाँ, अग्रीड। कुछ बच्चों को लग रहा है मैम ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी है, मगर अपने को न्याय तो देना ही पड़ेगा ना। सो ऐसा है कि आप एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं मांग सकते, क्योंकि आपने एग्री आप ही ने किया था कि मैं ये चेंज कर दूंगा। अगर आप एक ज्वेलर हैं और आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए था कि इसमें रूबी की ये जो स्टोन्स हैं वो लगने के बाद वो डायमंड का स्वरूप खो देगा, तो आपको इनको ये सजेशन पहले ही देना चाहिए था। आप एग्री कर गए थे कि हाँ ठीक है मैं चेंज कर दूंगा, मतलब मैं वो कर रहा हूँ, तो अब जो उसको बदलने के चार्ज है ना वो भी आप ही को झेलने पड़ेंगे, क्योंकि गुड्स अभी उन तक ट्रांसफ़र हुए ही नहीं थे और ये एग्रीमेंट टू सेल है। तो आपकी समझदारी ये कहती है कि थोड़े एक्स्ट्रा चार्ज लग के कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो तो इससे अच्छा हाँ कह दो, चेंज कर दो और दे दो। अगर आप इससे बचना चाहते तो आपको क्या करना चाहिए था? उसी टाइम सेल कर लेनी चाहिए थी, जो सारे ज्वेलर कर लेते हैं। वो लोग एग्रीमेंट टू सेल नहीं करते, वो लोग उसी दिन का बिल काटते हैं, सब कुछ तय कर लेते हैं और सेल होने के बाद आदमी से बोलते हैं कुछ चेंज कराना है तो हम चेंज कर देते हैं। इसलिए रियल लाइफ में सेल होती है, वो एग्रीमेंट टू सेल नहीं होती, क्योंकि वो बिल उसी डेट का बना देते हैं। आपने बिल बनाए बिना अगले को जाने दिया। अगर आप बिल बना देते और आप ये कहते ठीक है ये माइनर चेंज में कर दूंगा, तो वो सेल हो जाती, और सेल होने के बाद शी कुड नॉट कैंसिल। हमेशा आप नोटिस कीजिएगा दुकानदार उसी दिन का बिल बना देता है, तो बिल बनाते से ही सेल हो गई। अंडरस्टूड? तो आप लोग जो कंफ्यूज हुए ना कि ये कैसे हो गया मैम, वो बिल उसी दिन का बना दिया उसने। अगर होता तो सेल हो जाती। अभी आपने कुछ नहीं किया था, फ्री छोड़ दिया उनको जाने के लिए, तो वो क्या हो गई? एग्रीमेंट टू सेल। तो एग्रीमेंट टू सेल में सामने वाला ट्रांसफ़र कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। बैठ जाओ दोनों। सो क्या मैं कह सकती हूँ कि अग्रीमेंट टू सेल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी is going to take place at a future date और subject to some condition। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? agreement to sale। is that clear? फिर से सुन लीजिए, दोनों में से किस में सेम डे ट्रांसफर हो जाती है ओनरशिप? किस में भविष्य की डेट में होती है? किस में कोई कंडीशन अटैच होती है कि ये करने के बाद होगी? अब आप इसमें सुनिएगा ध्यान से, जब भी ये डिफरेंसेस आप लिखते हो तो आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना चाहिए। फिर आप ऐसा बेसिस और ये सब करके ना भी कर पाओ तो इतना लोड मत लो। अब इस पर क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो मैं इसके कोई डिस्कशंस करती हूँ। पहला डिस्कशन मुझे फिर से सुनना है आपसे। बताइए ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी? श्योर एवरीवन? ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी? सेकेंड पॉइंट, अगर मैं पूछूं कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल में से कौन सा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो बच्चों ने अभी वो पोर्शन नहीं पढ़ा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं निष्पादित, जिसका सब काम हो चुका। एग्जीक्यूटरी का मतलब है जिसमें कुछ काम होना शेष है। तो ये कौन सा है एग्रीमेंट फॉर सेल? एग्जीक्यूटरी। इसके अलावा तीसरी बात, सेल में सेल सुनिएगा ध्यान से, सेल में सामने वाला अगर पैसे नहीं देता तो आप क्या गुड्स उठा के ला सकते हो? सिर्फ क्या कर सकते हो? बट एग्रीमेंट फॉर सेल में एग्जाम्पल सुनिएगा, एग्रीमेंट फॉर सेल हुआ था, मेरे पास गुड्स रखे थे, सामने वाला जो है बोल के गया कि मैं आपको पैसे दूंगा, इस दिन आऊँगा, ये मेरे सामने गुड्स रखे हैं, उसने मुझे अगले दिन ही चेक भेज दिया। हमारा एग्रीमेंट, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए क्लास में, हमारा क्या हुआ था? एग्रीमेंट टू सेल। सामने वाला हमको चेक पहुंचा दिया अगले दिन और चेक बाउंस हो गया। 5वें दिन गुड्स लेने आ गया। गुड्स अभी उसके हैं कि हमारे? क्योंकि क्या हुआ है अभी? सिर्फ एग्रीमेंट फॉर सेल। अब जब हमें अपने कॉमन सेंस से दिख रहा है कि चेक तो बाउंस हो गया, क्या हम रोक सकते हैं साहब गुड्स तो नहीं देंगे? हाँ या ना? क्यों रोक सकते हैं? क्योंकि अभी सिर्फ क्या हुआ है? एग्रीमेंट टू सेल। मगर अगर ये सेल होती, बिल बन गया होता, गुड्स हमारे पास, बाय चांस उसने कहा था मैं 4 दिन बाद आके उठाऊंगा,
ये चेक रख लीजिए, मैं गुड्स आके 4 दिन बाद लेता हूँ, बिल कट गया था, प्राइस तय हो गई थी, गुड्स वो छोड़ गया था, 4 दिन बाद आके लेता हूँ, सेल हो गई थी और पता चला उसका चेक बाउंस हो गया अगले दिन। अब वो तीसरे दिन गुड लेने आ रहा है, गुड्स दोगे कि नहीं? हाँ या ना? ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, इसको अपन बाद में आगे पढ़ेंगे, बट टेक्निकली आप गुड्स नहीं रख सकते क्योंकि गुड्स उसके हो चुके। तो लॉ ने सेलर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, और इसीलिए आई एम सेइंग फ्रॉम डे 1 सेल ऑफ गुड्स एक्ट टेढ़ा एक्ट है। इसमें आपको इतने कॉन्सेंट्रेशन से बैठना पड़ेगा कि जो आप कॉमन सेंस से सोच रहे हो ना, वो वहाँ पे आंसर नहीं होगा। कॉमन सेंस आपका किसी अलग दिशा में जाएगा और लॉ का रूल किसी अलग दिशा में जाएगा, इसलिए आपको मन को बांध के इस लॉ को पढ़ना पड़ेगा। और जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो सेम डे कवर करना पड़ेगा, ठीक है? खैर अपन इसको लौट के आते हैं। लिखिए पहले तो फटाफट, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल में पहले डेफिनेशन लिख लीजिए एग्रीमेंट टू सेल की, फिर डिफरेंसेस लिखेंगे। लिखिएगा सेक्शन 4 का सबसेक्शन 3, वेयर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, एग्रीमेंट फॉर सेल की डेफिनेशन लिख रहा है, वेयर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी in the goods, where the transfer of property in the goods is to take place at a future time, where the transfer of property in the goods is to take place at a future date. टीम आप जूम में कलेक्ट कर देंगे क्या? ये ऑफ हो गया है मोबाइल। Where the transfer of property in the goods is to take place at a future time or subject to some conditions, it is agreement to sale. हिंदी में जब किसी अनुबंध में ओनरशिप किसी फ्यूचर डेट पे ट्रांसफ़र होने वाली है या कुछ कंडीशन पूरा होने के बाद होने वाली है, अभी नहीं हो रही है, इसलिए तब उसको एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे। सेक्शन नंबर 4 का सब पार्ट 3, 4 का 3, ओके। जनरली जब भी हम सामान की सिर्फ बुकिंग करते हैं और फ्यूचर डेट पे आने का बोलते हैं, वो सब एग्रीमेंट टू सेल ही होते हैं जनरली, ठीक है। डिफरेंस लिखिए, एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। ए बी के शोरूम में, ए वॉज द सेलर, उसके शोरूम में बी आया, 2 कार खड़ी थी, उसने कहा मुझे ब्लैक कार चाहिए, तो उसने कार के लिए बोला 2 हफ्ते बाद आ जाना, तो अभी सेल नहीं हुई है, अग्रीमेंट टू सेल हुआ है। ए ने बी को बोला 2 हफ्ते बाद आ जाना, ब्लैक कार चाहिए, तो या वाइट कार, जो भी कलर उसको चाहिए था, आई मीन, तो अभी सेल नहीं हुई है, फ्यूचर में होगी, तो इट इज़ कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल का हिंदी में अनुवाद मात्र इतना है, भविष्य में होने वाली सेल। तो जब सेल ही भविष्य में होगी, हमने सिर्फ तय किया है कि किस दिन होगी, तो ओनरशिप भी उसी दिन ट्रांसफ़र होगी, बस इतनी सी बात है। लिखेंगे फटाफट डिफरेंसेस बिटवीन द टू, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। पहला डिफरेंस तो लिखिए सेक्शन नंबर 2, आप कॉलम बना लीजिए, बेसिस, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। एक का सेक्शन है 4 सबसेक्शन 1, दूसरे का सेक्शन है 4 सबसेक्शन 3। एक का सेक्शन है 4 सबसेक्शन 1, दूसरे का है 4 सबसेक्शन 3। जिसको नींद आए वो पानी पी ले, वैसे सोने वाला एक्ट है नहीं, है बिल्कुल अलर्ट रहने वाला एक्ट है। सबसे पहला डिफरेंस लिखिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, फास्ट। 4 सबसेक्शन 1 इज सेल, 4 सबसेक्शन 3 इज अग्रीमेंट टू सेल। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फटाफट लिखिए, फास्ट। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, राइटिंग स्पीड तेज। सेल में लिखिए इमीडिएट, ओनली 1 वर्ड यू राइट। इतना सेंटेंस फॉर्मेशन 12th क्लास के सभी बालकों को आता है कि प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर्स इमीडिएटली, येस और नो। So just write 1 word, immediately. सेल में immediately, बताइए इसका क्या मतलब है? ओनरशिप और स्वामित्व इमीडिएटली ट्रांसफ़र होता है। इतना आप अपने आप को असरतू या डिपेंडेंट मत बनाइए
कि एक एक लाइन टीचर लिखवाए। इतना सेंटेंस फॉर्मेशन अपने से खुद बनना चाहिए। 12th क्लास पास आउट स्टूडेंट हैं अपन। एग्रीमेंट टू सेल में लिखिए प्रॉपर्टी पासिस इन फ्यूचर और आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस। प्रॉपर्टी पासिस एट फ्यूचर डेट और ऑन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। एग्जाम में आप ज़रूर सेंटेंस पूरा करके लिखिएगा। प्रॉपर्टी पासिस फ्यूचर डेट और फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन। उसमें इन्होंने कहा था कि वो रूबी लगा के मुझे दे दो, तो वो एक कंडीशन थी, उसके पूरा होने के बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती। ऐसे ही दोनों के बारे में बातचीत तय हुई थी। नेक्स्ट लिखिएगा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप ही बताइए कौन सा एग्जीक्यूटेड है और कौन सा एग्जीक्यूटरी। एग्जैक्टली लिखिए सेल एग्जीक्यूटेड। सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड्स लिखिए। बेटा पल्लवी, मैं ही स्क्रीन को ऊपर नीचे कर रही हूँ, इसलिए वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। आप अलर्ट रहिए और ध्यान से सुनिए। एक है एग्जीक्यूटेड, एक है एग्जीक्यूटरी। एक है एग्जीक्यूटेड, एक है एग्जीक्यूटरी। हिंदी में एग्जीक्यूटेड का मतलब निष्पादित, दोनों पार्टीज़ का काम हो गया है, और एग्जीक्यूटरी का मतलब काम होना बाकी है। सेल में काम होता ही एक है। एग्रीमेंट टू सेल में सबसे इम्पॉर्टेंट काम है ओनरशिप, वो अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, इसलिए उसको एग्जीक्यूटरी बोल रहे हैं। एग्जीक्यूटरी का हिंदी मतलब काम होना बाकी है, इट्स पेंडिंग। ओके, देन लिखिए थर्ड पॉइंट रेमेडीज। रेमेडीज फॉर ब्रीच। ब्रीच शब्द का मतलब है अपना वादा तोड़ना। रेमेडीज का मतलब है उपचार। क्या उपचार होता है यदि ये कोई व्यक्ति वादा तोड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है? तो सेल में लिखिएगा सेलर सिर्फ पैसों के लिए स्यू कर सकता है, वो गुड्स नहीं उठा सकता। सेलर कैन स्यू, स्यू माने कोर्ट केस। सेलर कैन स्यू द बायर फॉर द प्राइस। क्यों कर सकता है बेटू? वो बताओ, अपने गुड्स क्यों नहीं उठा पा रहा? ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है, ठीक है। वो सिर्फ पैसों के लिए केस कर सकता है क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है। बट बताओ बेटू, एग्रीमेंट फॉर सेल में क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है? नहीं। तो लिखो एग्रीमेंट फॉर सेल। एग्रीड पार्टी कैन स्यू फॉर डैमेजेस, वो हर्जाने की मांग कर सकता है। एग्रीड पार्टी कैन स्यू फॉर डैमेजेस बट नॉट फॉर प्राइस। जैसे कि अभी ये जो चूड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इफ़ शी कैंसिल्स, तो वो जो चूड़ी है रूबी वाली, वो तो वो कैंसिल कर रही है, तो वो पैसे नहीं मांग सकता, बट वो रॉ मटेरियल के भी नहीं मांग सकता क्योंकि रॉ मटेरियल तो इसके पास वापस आ गया। वर्कर ने 2000 रुपये लेबर ले लिया तो वो मांग सकता है। भाई आपके चक्कर में मेरे लेबर चार्ज लग गए, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है, आपको कैंसिल करने का हक है, मेरे वो पैसे तो दे दो। वो डायमंड के और रूबी के पैसे नहीं मांग सकता क्योंकि वो तो ले ही नहीं गई, वो छोड़ गई। बट इसके हाथ से क्या चला गया? लेबर चार्ज। कभी ज्वेलर के यहाँ गए हो, मेकिंग चार्ज लगता है कि नहीं? तो वो तो इसी के चक्कर में लगा ना, तो वो मांग सकता है वो। बट वो ये नहीं कह सकता डायमंड के और रूबी के पैसे दे दो। वो काय को दे दो, सामान तो छोड़ के जा रही है ना, हाँ या ना? तो इसलिए आप धीरे धीरे जब डूबेंगे तो आपको आएगा समझ। तो यहाँ पे एग्रीड पार्टी का मतलब होता है जिसका नुकसान हुआ वो डैमेजेस मांग सकता है, प्राइस नहीं मांग सकता। बिकॉज इफ समबडी इज कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट तो सामान भी छोड़ के जा रहा है अगला व्यक्ति, हाँ या ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज। फोर्थ पॉइंट, लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज। अब मुझे आपसे पूछना है यहाँ पे, पहले आप लिख लीजिए पॉइंट, लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज। लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज, लाइबिलिटी का यहाँ मतलब है लॉस किसका होगा। मेरा प्रश्न है, मैंने किसी दुकान पे जाके फ्रिज खरीदा, सेल हो गई, उसने बिल बना दिया, मैंने पैसे देने का कहा कि मैं पैसे देती हूँ अभी 2 दिन बाद, और गुड्स मैंने कहा मैं 2 दिन बाद ही आके उठा लूँगी, बट बिल उसी दिन का उसने काट दिया और सेल हो गई और अगले दिन आग लग गई। लॉस मेरा या सेलर का? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र। बट इसी के चक्कर में एग्रीमेंट फॉर सेल होता। मैं फ्रिज वाले के पास गई, उसने कहा मैडम आप अभी पैसे भी नहीं दे रहे हो, आप गुड्स भी बाद में लोगे, अपन एग्रीमेंट भी उसी दिन कर लेंगे, आप चूज़ करके रख दियो, फाइन, 2 दिन बाद आके आप आओगे ना तभी बिल बना दूंगा।
तो बताओ सेल हुई या एग्रीमेंट फॉर सेल? और सेकंड डे आग लग गई, ओनर नुकसान किसका? सेलर का, क्योंकि मैं तो मालिक बनी नहीं। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो लिखिए लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज, लिखिए सेल में अब सब्सिक्वेंट लॉस इज अ लाइबिलिटी ऑफ बायर। हिंदी में ज़रूर लिख लेना, सब्सिक्वेंट लॉस इज लाइबिलिटी ऑफ बायर। हिंदी में ये लिखो, सेल होने के बाद गुड्स कहाँ रखें मतलब नहीं, नष्ट हो गए बायर का नुकसान। इसको हिंदी में लिखो, सेल होने के बाद गुड्स नष्ट हो गए, ऐसे ही लिखना, कहाँ रखें कोई मतलब नहीं, नुकसान बायर का होगा। सेल होने के बाद सब्सिक्वेंट लॉस बायर भुगतेगा। सब्सिक्वेंट मतलब बाद में, हाँ लिख सकते हैं, पर ओनर से कंफ्यूजन हो सकता है, ओनर तुम किसे मान रहे हो, तो कह सकते हो तुम कि वो बायर ही है, बिकॉज ही हैज़ बिकम ओनर। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? सेल होने के बाद मालिकाना अधिकार ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो सामान कहाँ पड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, अगर नष्ट हुआ तो बायर ही मरेगा। ऑलराइट, और बताओ एग्रीमेंट फॉर सेल में किसका सामान है अभी? वो सेलर का, तो वो निपटेगा। लिखिए एग्रीमेंट में लाइबिलिटी और लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन इज ऑफ सेलर, बस लिख लीजिए लॉस ऑफ गुड्स इज लाइबिलिटी ऑफ सेलर, लॉस ऑफ गुड्स इज लाइबिलिटी ऑफ सेलर। आपको तर्क क्या समझ में आया, क्यों सेलर का नुकसान है? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई, सारा टंटा ओनरशिप का ही है। ठीक है, हिंदी में ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो बाद में उड़ जाएगा। उसके बाद ये वाला एक 5th पॉइंट लिखिए, नेचर ऑफ राइट। नेचर ऑफ राइट, अधिकार कैसे मिलते हैं? नेचर ऑफ राइट, नेचर ऑफ राइट, कैसे अधिकार मिलते हैं? नेचर ऑफ राइट, राइटिंग स्पीड तेज़ रखिएगा। नेचर ऑफ राइट, कैसे टाइप के अधिकार मिलते हैं? अब इसको सुन लीजिए 2 मिनट। एक नया शब्द आप सीख रहे हैं, जस इन रेम। सेल में बेटा जस इन रेम मिलता है। अब ये रेम का यहाँ मतलब है रिमाइंडर। अभी आप सुनते रहिएगा बस, इसका मतलब क्या है? ये कैलकुलेटर किसका है? और तुम हो पूरी दुनिया मेरे अलावा, तो पूरी दुनिया, रिमाइंडर मतलब मेरे अलावा बाकी सब। तो मेरा अधिकार है सेल में कि मेरे अलावा इनको, इस गुड को कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो मेरा पूरी दुनिया के विरुद्ध राइट हो जाता है जब मैं मालिक बन जाती हूँ कि मैं इसको बेच सकती हूँ, मैं इसको गिफ्ट दे सकती हूँ, मैं इसको गिरवी रख सकती हूँ, मैं इसको प्लेज कर सकती हूँ, बेलमेंट कर सकती हूँ, मैं इसको सिर्फ तोड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि ये गुड्स मेरे हैं। नींद भग गई? तो इसको कहते हैं राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। तो सेल में आपको मिलता है जस इन रेम। जस का मतलब है राइट, और REM इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब है बाकी सब लोग, अन्य सभी लोग। तो सेल में लिखो बायर गेट्स जस्ट इन रेम राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। सेल में बायर गेट्स जस्ट इन रेम, जस्ट का मतलब राइट, रेम का मतलब रिमाइंडर, मतलब वो व्यक्ति के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति दुनिया का उस गुड्स को यूज़ नहीं कर सकता। ये अधिकार किस में मिलता है? सेल में। तो सेल गिव्स जस्ट इन रेम। बट एग्रीमेंट फॉर सेल में अभी आप मालिक बने हो कि नहीं, तो वो आपको देता है जस्ट इन पर्सनम। लिखो एग्रीमेंट फॉर सेल में लिखो जस्ट इन पर्सनम। पर्सनम का यहाँ जस्ट का मतलब है राइट, अधिकार, और पर्सनम का यहाँ मतलब है पर्सन। तो सिर्फ 2 लोगों का जो एग्रीमेंट हुआ है वो एक दूसरे के प्रति अधिकार रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल बना लो, ए ने बी को गुड्स देने का वादा किया है भविष्य में, तो सेलर का बायर के प्रति राइट है कि पैसे देना,
बायर का सेलर के प्रति राइट है कि गुड्स देना, अभी इतना ही राइट एस्टेब्लिश हुआ है। समझ समझ के लिखिए। सिंगल क्लास भी आपको सोगा की मिस नहीं करनी है, वरना सोगा आपसे ना होगा। तो आपको अगर ये लाइन चेंज करनी है, सोगा हमसे ही होगा, तो आपको हर क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, वो भी जागृत अवस्था में, मन की और आंखों की। पुनः सुनिए। जस्ट का मतलब है राइट, पर्सनल का यहाँ मतलब है व्यक्ति। तो एग्रीमेंट फॉर सेल में अभी सिर्फ एक व्यक्ति के विरुद्ध आपका राइट क्रिएट हुआ है। बायर का अधिकार है सेलर से गुड्स क्लेम करने का, और सेलर का अधिकार है बायर से पैसे क्लेम करने का। सिर्फ दो लोग एक दूसरे के प्रति राइट क्रिएट हुआ है, क्योंकि अभी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है, जबकि सेल में ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो बायर को एक नहीं, पूरी दुनिया के प्रति राइट मिल गया है कि उससे गुड्स अब कोई नहीं ले सकता। तो बस इतना इनफ है इसमें बोलने के लिए, इससे ज़्यादा नीडेड नहीं है। लिखिए राइट ऑफ रीसेल। आप ही बताइए, सेल और एग्रीमेंट फॉर सेल में बायर को किस में राइट है कि वो गुड्स आगे बेच सकता है, क्योंकि वो क्या बन गया है, मालिक। और किस में राइट नहीं है, क्योंकि वो अभी मालिक नहीं बना। तो लिखिए 6 पॉइंट। वेट बेटा वेट। राइट ऑफ रीसेल लिखिएगा, सेलर कैनॉट रीसेल द गुड्स इन सेल, क्योंकि वो तो बेच चुका है। सेलर कैनॉट रीसेल द गुड्स, बायर कैन सेल फर्दर। इस बात का मतलब है, सेलर एक बार बायर को दे चुका, बायर ने कहा कि मैं कल आके लेता हूँ, तो वो इस बीच में किसी और को नहीं बेच सकता। ऐसा हिंदी में लिखिएगा। इस बात का एग्जाम्पल खुद बना के लिखिएगा। एग्जाम्पल ये बनाइएगा, ए ने बी को एक टीवी बेची, टीवी सेलर ने बायर को बेची है, बी इज़ द बायर। बायर ने कहा मैं परसों आके लेके जाऊंगा, और सेल हो चुकी है, एग्रीमेंट हो गया है, पैसे अभी वो परसों ही आके देगा और टीवी भी परसों ले जाएगा। बट हमें ना पैसों के से टाइमिंग से मतलब होता है, ना टीवी उठाने से, हमें तो उससे मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट से। वो हो गया कि नहीं, हो गया। तो मालिक कौन बन गया, बी। अगले दिन सी आके कहता है तुमने 10,000 में टीवी बेची, मैं 15,000 दे रहा हूँ, मुझे बेच दो। क्या सेलर बेच सकता है? टीवी उसके सामने रखी है, क्या वो बेच सकता है? क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि ओनरशिप पहले ही ट्रांसफ़र हो गई। सारा खेल ओनरशिप का है। और बायर कब पैसे देने वाला था? 2 दिन बाद। अपने घर जाके उसने वो टीवी सी को बेच दी, फ़ोन पे 2,000 रुपये प्रॉफिट में, और सी से बोलता है कि तू जाके एक घर वो शोरूम से उठा ले। कैन ही डू दैट? यस, क्योंकि वो मालिक बन गए। आप अगर सोगा ध्यान से नहीं सुनेंगे तो उलझने लगेगा। आप बिना क्लास अटेंड करे 3 लेक्चर आज कंप्लीट हो रहे हैं, आप दोबारा सुन लीजिए, आपको दिक्कत है तो, नहीं तो आपको इसकी केस स्टडी नहीं बनेगी। हर चीज़ कनेक्टेड है। बताइए मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल बताइए। ए ने बी को गुड्स बेचे, बोलो हाँ या ना? कॉन्ट्रैक्ट हो गया? हाँ हाँ हो गया ना भाई, मैं बोल तो रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बिल बना दिया उसने, पैसे दिए हैं क्या? गुड्स ले गया है क्या? गुड्स कहाँ रखे हैं? कितने दिन बाद आने वाला है? अगले दिन ए जो सेलर है उसके पास कोई आदमी आके कहता है कि तुमने 10,000 में टीवी बेची है, मैं 15,000 दूंगा। क्या ए बेच सकता है? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र। उधर बी बायर टीवी अभी उठाई नहीं है, पैसे अभी दिए नहीं हैं, घर जाके फ़ोन लगाता है एक व्यक्ति को, सी को, हेलो सुनो सी, 13,000 में ले रहा है क्या टीवी? मार्केट में तो 20 की मिल रही है, 13 की दे रहा हूँ। तो वो बोला हाँ। तो बोला जाके एक शोरूम से उठा ले। तो एक शोरूम से जाके उठाई तो देनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो बी ने अपना एजेंट टाइप बना के भेजा उसको। फिर से बताओ, क्या सेलर सेल होने के बाद गुड्स बेच सकता है किसी और को? पर क्या बायर बिना उठाए वहीं के वहीं सौदा आगे ट्रांसफ़र कर सकता है? हाँ, क्योंकि वो क्या बन गया है, मालिक।
ऐसे ही अग्रीमेंट टू सेल में सेलर ये डायमंड की इसने चूड़ियाँ इसको देने का कहा था रूबी लगाकर, ये 1 हफ्ते बाद आने वाली थी। रूबी जो था वो लगने के बाद उसने अपने शोरूम में रखा ही था कि एक नया कस्टमर आके बोलता है वाह क्या चूड़ियाँ हैं, और बोल रहा है मेरे को बेच दीजिए। कैन ही सेल? बताओ कैन ही सेल? यस, क्योंकि अभी सेल तो हुई नहीं थी। तो मालिक कौन था? यही था। जब इसको हक है कि कैंसिल करने का तो इसको हक है किसी और को बेच ले। बोलो हाँ या ना। अब 1 हफ्ते वो बाद आएगी तो वो दूसरी बनवा के दे देगा। बोलो हाँ या ना। अगर तुम एक एक पॉइंट ढंग से समझोगे तो लॉजिकली सब समझ में आएगा, बस कनेक्ट करते चलो सब। तो सेलर में सेल द गुड्स क्योंकि ओनरशिप इज विद द सेलर। इज दैट क्लियर? अब आप एक पैराग्राफ छोड़िए 2 पॉइंट्स के लिए जो अपन बाद में पढ़ेंगे। इतना पैराग्राफ छोड़ दीजिए, अभी आपके यहाँ पे नहीं घुसेगा मगज में। अभी अपन 6 तक पढ़ें। 6 तक के पॉइंट्स आपने लिख लिए? एवरीबडी क्या पढ़ा है हमने अभी? सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस। सेल का सेक्शन है 4 सबसेक्शन 1, एग्रीमेंट का है 4 सबसेक्शन 3। एक्चुअली बेटा एग्रीमेंट टू सेल की कंडीशंस ऐसी होती हैं कि मैं तुम्हें ये मोबाइल बेचना चाहती हूँ, 5,000 कैश चाहिए, 5,000 चेक चाहिए, तो पहले आप कितनी भी कंडीशन लगा सकते हो। पर एग्रीमेंट टू सेल का तो स्टाइल अलग है। वो ये कह रहा है कि ये वाली शर्त पूरी होने के बाद ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। वो ओनरशिप से लिंक कर रहा है कंडीशन को। समझो तुम, सेल जब आदमी करता है पहले अपनी हज़ारों कंडीशन लगा सकता है, लगा दे आप हाँ करो या ना करो। एग्रीमेंट टू सेल में जनरली ऐसा होता है या तो गुड्स तैयार नहीं होते, या हमारे टाइप के नहीं होते हैं, या जितना साइज़ चाहिए या वो क्वालिटी चाहिए वो नहीं होते हैं। तो सामने वाला बोलता है मैं आपको वो वाले गुड्स मंगवा दूंगा, उसको कंडीशन बोला जा रहा है ऐसा। चलो अगला लिखो ऑक्शन सेल। थकना मना है, लिखेंगे ऑक्शन सेल। नीलामी, ऑक्शन सेल नीलामी, ऑक्शन सेल नीलामी। सेक्शन 64 ऑक्शन सेल। अब ऑक्शन सेल क्या होता है सुनिए। कभी कभी नीलामी लगती है। आजकल IPL की नीलामी के चक्कर में आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो गया ऑक्शन सेल का, हाँ या ना? कभी कभी जो मालिक होता है वो व्यक्ति को लगता है कि मेरे बिहाफ पे कोई लोगों से पूछ ले कि कितने रुपए में आप इस सामान को खरीदेंगे। तो हम एक ऑक्शनियर अपॉइंट करते हैं। ऑक्शनियर एक तरह का बोली लगाने वाला व्यक्ति, एजेंट होता है ओनर का। वो ओनर के बिहाफ पे लोगों को बुलाता है। तो जब नीलामी लगती है तो सपोजिंग मैंने बोला कि ये कैलकुलेटर बिक्री के लिए है, आप सब लोगों को मैं न्योता देती हूँ कि संडे को रविवार को हॉल नंबर 1 में आइए, इसकी बोली लगेगी। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला है? इनवाइट किया है कि आप लोग आइए। अब आप लोग आए, मैं ऑक्शनियर हूँ, मैं माइक पे इसकी प्राइस के लिए आपको इनवाइट कर रही हूँ। मैंने बोला अपन हॉल 1 में हैं, संडे को आप मेरे बुलावे पे आए हैं और आप लोगों को मैंने कहा ये हम इसकी नीलामी स्टार्ट कर रहे हैं, बोलिए, बोली लगाइए। एक ने बोला 100, एक ने बोला 2000। अरे भाई सोच समझ के बोल, 3000, 50 रुपये आप भगवे, 500। तो अब धीरे धीरे 500 600 के बाद ये 700 तक पहुंच गया। शान तुम खड़े जाओ बच्चों, बिना टी शर्ट वाले। हाँ हाँ भाई, कितने की बोली लगाई तुमने? 1000। तो सब लोग बोल रहे थे। धीरे धीरे जब बोली बढ़ने लगी तो लोग शांत होने लगे थे। लोगों को लगा 200-300 का है, कहाँ बोली पहुंच गई 1000 तक। बट इसने बोल दिया 1000। तो मैंने सोचा कि मौके पे छक्का लगाओ अपन भी, क्या पता इसका मन ना पलट जाए, क्योंकि अभी मैंने सबको बुलाया था और ये बोली लगा रहा है। बोली लगाना इज ऑफर, बोली लगाना इज ऑफर। तो मैंने कहा 1001, 1002, 1003। ये मान लो कि मेरे पास एक हैमर है, जैसे जज के हाथ में होता है ना, 1001, 1002, 1003। जैसे ही हैमर डाउन हुआ, सोल्ड। ठीक है, तो अब हमारा हैमर गिरने से ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया। शांत,
आप सब बिडर्स, बिडर मतलब जिसने बिड लगाई, अब तो सब लोग ये आईपीएल के चक्कर में सब शब्द जान ही गए। बोली लगाना मतलब बिड, जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसी को हम सामान बेचेंगे, हाँ या ना। तो ये एक तरह का अलग कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें चुप रहना पड़ता है बेटा क्लास में। ये एक तरह का अलग कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सेलर जो है किसी ऑक्शनियर को अपॉइंट करता है और वो सबको देखता है और बोलियां जो सबसे तेज़ लगाता है उसको लगता है हाँ बस इस वाले बोली के आगे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, और वो अनाउंस कर देता है और हैमर गिरते से कॉन्ट्रैक्ट डन। अब इसको किसी बाजू वाले ने कहा अबे मूर्ख 1000 का थोड़ी है कैलकुलेटर, मना कर दे, तू तो 200 के लायक ही है। कैन ही से नो? वाई नॉट? ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई। अब इसमें एक बात बताओ, जो सब लोगों ने बोली लगाई वो, एक सेकंड बैठ जाओ, वो क्या था, ऑफर या एक्सेप्टेंस? और मैंने जो हैमर गिराया वो क्या था? तो कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हुआ? सिर्फ ऑफर देने से या हैमर गिराने से? क्या हैमर के पहले ये पीछे हट सकता है? कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, क्या वो पीछे हट सकता है? क्योंकि आपने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चैप्टर में पढ़ा है कि एक्सेप्टेंस होने के पहले ऑफर देने वाला पीछे हट सकता है। तो ये अगर बोली लगाता 1000, मैं अभी सोच ही रही थी, बोला नहीं मुझे नहीं लगाना बोली, क्या ये पीछे हो सकता है? यस, क्योंकि मैंने हैमर डाउन नहीं किया। बट अगर मैं हैमर गिरा देती उसके बाद क्या ये पीछे हट सकता है? उसके अलावा नेक्स्ट, शांति शांति शांति, ऑनलाइनर्स शांति। अब उसके बाद शांति तो रखो। अब उसके बाद प्रॉपर्टी किस वक्त पास हुई है? प्रॉपर्टी किस वक्त पास हुई है? अब तुम वापस खड़े हो जाओ, सब लोग का बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला 1001, 1002, 1003 और हैमर डाउन कर दिया। जैसे ही मुझे लगा कि ये तुम खरीद रहे हो तो मेरे को लगा तुम थोड़े फटेहाल दिख रहे थे, तो मुझे लगा कि पता नहीं तुम पैसे दे पाओगे कि नहीं। मैंने कहा यार देखो, चेक दो पहले लाके, फिर ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। तो क्या सेलर कोई नई कंडीशन लगा सकता है? नहीं लगा सकता है, क्योंकि सेल होने के बाद आप कंडीशन लगा नहीं सकते हैं। ऑक्शन सेल की खासियत है कि हैमर गिरने के बाद नई कंडीशन आप नहीं लगा सकते। आपको जो कहना था वो आपको पहले कहना था। सेल होने के बाद आप कंडीशन चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, बैठे रहो, मैं सारे पॉइंट लिखवाऊंगी। अब मुझे ना इससे बहुत दिक्कत थी। तुम खड़े जाओ, तुम बाजू में, हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? रुद्र। तो मुझे ना ये बहुत व्यक्ति ऐसा होता है तो बहुत चेंचे करता है, हर बात में झगड़ा करता है। अब मैं अदरवाइज मत लेना, मजाक कर रही है मैं, तो सही है क्या ऐसा? नहीं ऐसा नहीं है। तो ये बहुत चेंचा करता था, तो मैंने जब सब लोग आके बैठ रहे थे बोली लगाने में, डोर पर ही लिख दिया रुद्र नॉट अलाउड टू बिड। क्या आप ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। सामान हमारा, मर्जी भी हमारी, कि हम इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते। अब आईपीएल में अगर सचिन तेंदुलकर नहीं चाहता कि नीता अंबानी की कंपनी उनको हायर करे, तो वो कह सकते हैं मैं इनकी बिड स्वीकार ही नहीं करूँगा। प्लेयर की इच्छा, मुझे नहीं प्ले करना इनके साथ, हाँ या ना? तो यू हैव द राइट टू रिजर्व बिडिंग, कि आप मना कर सकते हो, मगर जो भी करना है पहले करो। ऐसा नहीं हो सकता आदमी बोली लगा दे उसका बोले तुम्हारी शक्ल अच्छी लग रही है। तो बताओ, अगर आपको किसी को बिड करने से रोकना है, क्या आप रोक सकते हैं? मगर पहले या बाद में? वेरी गुड, सिट डाउन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से सुनिए। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दे? जैसे मैंने बोला ये कैलकुलेटर बिकाऊ है, बट रिजर्व प्राइस, मिनिमम प्राइस 200 है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोई आईपीएल का प्लेयर बोल सकता है कि मेरे को नहीं जाना है इससे कम अमाउंट में, कोई ना ले मेरे को टीम में, मैं इससे कम नहीं दूंगा अपना क्लेम। यस, तो क्या रिजर्व प्राइस या बेस प्राइस सेट की जा सकती है? तो सपोजिंग मैंने इसकी रिजर्व प्राइस सेट की 200 रुपये, ओके। अब बहुत शोर हो रहा था, कोई बोल रहा है 250 रुपये, कोई 270, कोई 280, ऐसे लोग जोर से बोल रहे हैं।
और थोड़ी देर बाद एकदम शांत माहौल हो गया और मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं रहा और एक ने बोल दिया खड़े जा भाई 20 रुपये, और मैंने हैमर 20 रुपये 1, 20 रुपये 2, 20 रुपये 3, और मैंने हैमर डाउन कर दिया। मुझे खुद ही को याद नहीं रहा कि मैंने रिजर्व प्राइस कितनी सेट की है, 200। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड? वॉइड। तो अगर ऑक्शनियर से गलती से ध्यान नहीं रहा और रिजर्व प्राइस के नीचे हैमर डाउन भी हो गया तो ये क्लेम नहीं कर सकता मैडम आपने तो हैमर डाउन कर दिया, अब तो सामान बेचना ही पड़ेगा। नहीं कह सकता ये। तो रिजर्व प्राइस के नीचे गलती से बिड चली जाए तो कोई टेंशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने तो पहले ही कह दिया था कि इससे नीचे नहीं होगा। आपने हमें डॉज करने के लिए कम में क्यों बोला? ऑलराइट, शांति से सुनते रहो, सारे पॉइंट दिखवाऊंगी। फिर आया प्रिटेंडेड बिडिंग। अब ये क्या होता है, कोई बता सकता है? गैस कर सकता है कोई? अब क्या हुआ, बोली लग रही है, बोली लग रही है, और मुझे मालूम है ये सारे लोग जो है ना इनको थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है। तो मैंने तुम्हें अपना बिडर अपॉइंट कर दिया। खड़े हो जा तुम। सुन, तू एक काम करना, जैसे कोई बोले 1000 तू बोलना 1500, जैसे कोई बोला 2000 तू बोलना 2500। तो ऐसे तू नकली में ना बोली बढ़ाते जाना। तो क्या होगा, लोग उत्तेजित हो जाएंगे कि सामान बहुत अच्छा है, बहुत बोलियाँ लग रही हैं। तो चुपचाप कभी यहाँ खड़े जाना, कभी वहाँ खड़े जाना, कभी वहाँ खड़े जाना। इसको बोलते हैं बहरूपिया बिडिंग, प्रिटेंडेड बिडिंग। तो अब क्या हुआ, चलो अब हम प्रैक्टिस करते हैं सब लोग ध्यान से। बोली लग रही है, इसकी लग रही है सपोजिंग मोबाइल की। हाँ, बोला चालू करो। अरे उसको धीरे तो बोलो थोड़ा, उसकी तो आवाज़ आए। ऐसे ही बोलते हैं सब। अब हमारा प्रिटेंडेड बिडिंग वाले की आवाज़ ही नहीं आ रही। शांति शांति भैया, ऑनलाइन बिडिंग अलाउड नहीं है, हमारे फेस टू फेस वाले ही बिडिंग करेंगे। ये ऑनलाइन वाले आके अपनी अपनी बिडिंग लगाने लग गए। शांत। तो फर्ज करते हैं एग्जाम्पल, तुम खड़े हो बच्चों, लास्ट सेकंड बेंच। तुमने ना खरीदने की नियत से आए नहीं थे, बट क्या है यहाँ ऐसा माहौल हो गया एकदम से, तो तुम बिल्कुल तेजी में आ गए। बहुत सारी कन्याएं भी बैठी थी, अरे फुल चौड़ में आ गए तुम, भैया हम लेंगे। तो तुमने इसके चक्कर में तुम्हें पता नहीं चला कि कौन बोली बढ़ाए जा रहा है, और तुमको लगा कि सामान बहुत अच्छा है और लोगों को इम्प्रेस करना है, तो तुमने 1 लाख रुपए बोल दिया। बाद में तुम्हें पता चला कि इसने जो बोली जानबूझ के बढ़वाई थी, ये मेरा ही अपॉइंटेड पर्सन था। क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो? वेरी मच कर सकते हैं, क्योंकि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर एवरीवन? बैठ जाओ। तो ये इतनी लंबी स्टोरी अब हम लिखेंगे, बैठेंगे, ठीक है? अगली क्लास में लिखेंगे। मैं आपको स्लाइड तो दे दूँ, तो सुनिए, आप ये पूरी स्लाइड ड्राइंग कॉपी कर लेंगे। अभी मैं आपको भेजूंगी तो आप लिख लेंगे, हाँ या ना। उसके बाद प्रिटेंडेड बिडिंग, ये ऑक्शन सेल की थ्योरी की स्लाइड भी मैं भेज रही हूँ, तो आप सारे पॉइंट्स इसके लिखेंगे। सेक्शन नंबर 64 ये डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, ठीक है? तो यहाँ तक हमने कर लिया है। ओके, सी यू टुमारो। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।